Hello students, in today's lecture number 3 on motion in a plane for class 11, we shall discuss polygon law of vector addition. Dear students, in lecture 2 we already discussed the law of triangle and law of parallelogram for vector addition. Now we discuss polygon law of vector addition. Actually, in case of triangle we can add two vectors. Two vectors are joined in same manner, and the third vector which is placed in opposite manner will give you the resultant as per triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition में हमने देखा कि दो वेक्टर्स को, ट्राइंगल लॉ की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं ट्राइंगल लॉ में जैसे हम दो वेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ते थे, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, तो जो रिजल्टेंट था वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर के हेड तक जाता है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब देखिए इसमें फर्स्ट और जो सेकंड वेक्टर है वो एक ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में है, वो इस ऑर्डर में है। फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर को जो ऐड किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज है और रिजल्टेंट वेक्टर क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट ऑर्डर होता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिख देते हैं वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। ये हमने ट्राइंगल लॉ में बात की थी। लेकिन यदि हम बात करें पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B, और उन दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन किया इस तरीके से दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन किया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स की, जो दो गिवन वेक्टर हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, इसमें भी हम दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, तो इस दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर देते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। और जो रिजल्टेंट है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से, जहां पर दोनों वेक्टर्स, जो पहले दो वेक्टर हैं ए और बी, उनकी जहां टेल है वहीं से इस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल स्टार्ट होगी, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होगा। और इसका वेक्टर बी का यदि हम यहाँ पर इमेज वेक्टर बनाएं तो ये बन जाएगा, और वैसे ही वेक्टर ए का ये पैरेलल वेक्टर बन जाएगा इस तरीके से, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो ये स्ट्रक्चर एक पैरेललोग्राम बन रही है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ जो है दो ट्राइंगल है, देखिए यदि आप नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, और यदि आप ऊपर वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट लिखना चाहते हैं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कौन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। पहले जान लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। एज पर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि हम पॉलीगॉन लॉ की बात करें, पॉलीगॉन मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा आर्म होती हैं। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 से ज्यादा भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 3 तो ट्राइंगल हो गया, ठीक है, 3 आर्म्स वाला तो ट्राइंगल हो गया, 4 आर्म्स वाला पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, उससे ज्यादा है तो वो पॉलीगॉन कहलाता है। तो पॉलीगॉन में हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल और केवल 4 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर 4 वेक्टर्स लिए हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम केवल 4 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब डिफरेंट आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, कोई भी नंबर दे रखा है वेक्टर्स का, 4 वेक्टर हैं या 5 हैं या 100 वेक्टर हैं, जब आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 वेक्टर्स हैं जिनका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। ठीक है, क्लियर। और ये 4 जो वेक्टर्स हैं ये पॉलीगॉन की डिफरेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलीगॉन की डिफरेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डिफरेंट और वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर,
टेकन इन द सेम ऑर्डर, इस पर ध्यान दीजिए, टेकन इन द सेम ऑर्डर यानी सेम ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है। देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड जो है उसका रिजल्टेंट बताएगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और ऐसा ही कुछ तो ट्राइंगल लॉ में होता था, हम ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते थे और जो रिजल्टेंट लेते थे वो अपोजिट ऑर्डर में आता था। तो वैसे ही पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम जो डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंट वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में ऐड करेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा, अपोजिट ऑर्डर में आएगा। कुल मिला के बात ये है, इसका मतलब ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है एक तरह से एक्सटेंशन है किसका, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। So you can say polygon law of vector addition is an extension of triangle law of vector addition. You may write it. ठीक है, तो ये चार वेक्टर हैं, इसको हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो ना तो आपको मैग्नीट्यूड बदलना है ना ही डायरेक्शन बदलना है, इस तरीके से इनको ज्वाइन करना है। तो ये मैंने पहला वेक्टर लिया बेटा, ये देखिए, ना तो मैंने डायरेक्शन बदला ना मैंने मैग्नीट्यूड बदला। तो वेक्टर ए ये रखा, ये इसका हेड है, आप जानते हैं, ये इसका टेल है। आप दूसरा वेक्टर बी लीजिए और वेक्टर बी को इस तरीके से रखिए कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी ना बदले। ये लीजिए, मैंने दूसरे वेक्टर का जो टेल है, वेक्टर बी का जो टेल है, वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम थर्ड वेक्टर को वेक्टर बी के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा थर्ड वेक्टर है, ना तो हमें डायरेक्शन बदलना है, ना तो हमें डायरेक्शन बदलना है और ना ही हमें मैग्नीट्यूड बदलना है। तो ये लीजिए, ये थर्ड वेक्टर वेक्टर सी हो गया। वेक्टर सी का ये जो है टेल हो गया और ये हेड हो गया। तो देखिए वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में हम चल रहे हैं, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। अब चौथा वेक्टर देखिए, चौथे वेक्टर को जोड़िए। चौथा वेक्टर को जब जोड़ेंगे आप, तब भी आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है और उसी ऑर्डर में आपको जोड़ना है। ये लीजिए, ये चौथा वेक्टर मैंने जोड़ दिया। तो देखिए सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं सभी। फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से और थर्ड वेक्टर का हेड जो है फोर्थ वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। अब ये तो क्या हो गया, ओपन पॉलीगॉन। जो वेरियस साइड्स हैं, ओपन पॉलीगॉन है ये कैसा पॉलीगॉन है, ओपन है, क्योंकि यहाँ से ओपन है। तो ओपन पॉलीगॉन जो है, ओपन पॉलीगॉन की जो डिफरेंट ये साइड्स हैं, इनको हमने सेम ऑर्डर में जोड़ दिया है। तो यही तो लिखा हुआ है कि it states that when any number of vectors are represented in magnitude and direction by various sides of an open polygon taken in the same order। तो ये various sides को हमने same order में ले लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side। अब यहाँ जो भी हम वेक्टर प्लेस करेंगे वो क्लोजिंग साइड कहलाएगा, लेकिन उसको हमें अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये कैसे आ रहे थे, क्लॉकवाइज जुड़ते, वो एंटी क्लॉकवाइज जुड़ रहे थे। अब जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड से उसका हेड ज्वाइन हो जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर के और इसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगा। ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आर को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आर को क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर आर इज इक्वल टू सिंपली हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट आ गया, क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं। जैसे यदि मैं ए और बी को, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको हम हम कह सकते हैं कि पॉलीगॉन लॉ जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है, यानी विस्तार रूप है। ठीक है, बड़ा रूप है। कौन, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ, आप कह सकते हो पॉलीगॉन, लिख देता हूं मैं नोट, पॉलीगॉन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है कौन, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमें। वास्तव में क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है, विस्तार रूप है। देखिए आराम से यहां से प्रूव हो सकता है। देखिए एक मैं ये रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं, ये लीजिए, ए और बी का रिजल्टेंट हो गया
किसका रिजल्टेंट हो गया, ए और बी का रिजल्टेंट हो गया। क्या लिखा जाएगा बेटा, ये ए और बी का जो रिजल्टेंट है लिखा जाएगा ए प्लस बी लिखा जाएगा, यानी ठीक है ए प्लस बी लिखा जाएगा। वैसे ही मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर लेता हूँ जो कि सी से ज्वाइन कर रहा है, ये लीजिए सी से ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है, यदि मैं इस पॉइंट ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो ए प्लस बी प्लस सी होगी, ए प्लस एच पर लॉ ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी होगी इस रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। देखो ये तो पहला ट्राइंगल हुआ था, ये फर्स्ट ट्राइंगल था, ये सेकंड ट्राइंगल था, और ये जो थर्ड ट्राइंगल है, थर्ड ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर थर्ड ट्राइंगल का रिजल्टेंट ये आर होगा। अब आर जो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो होगा, तो ये प्रूव हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब देखिए यहाँ पर ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमने के 4 रूल पढ़ लिए। एक तो जनरल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, एक हमने जाना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड फोर्थ हमने देखा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं बेटा, इनसे हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम जानना चाहते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होंगी। नंबर 1, यदि हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं वो किसको फॉलो करते हैं बेटा, फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन है, यानी a प्लस बी है, ये किसके बराबर आता है, b प्लस ए के बराबर आता है एडिशन में। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नंबर 1 कौन, एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा, इट फॉलोज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव लॉ, जो कि क्या कहता है, जो कि ये कहता है कि यदि मैं लिखता हूं a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखता हूं, और वेक्टर c प्लस वेक्टर c करता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c। इन दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर आएगा, इससे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यानी a और b को एक साथ जोड़ें और उसको फिर फाइनली c के साथ जोड़ दें, तो ये वैल्यू बराबर होगी किसके साथ, b और c को एक साथ जोड़ो और फिर उसको a के साथ जोड़ो, तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो बराबर आएंगी। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। तीसरा, हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखा था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हमने किसी रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है जैसे कि कोई रियल नंबर, मान लीजिए आप लैम्डा लेते हैं और दो वेक्टर ले लेते हैं a प्लस बी, ये वेक्टर्स का सम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये जो लैम्डा है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा a प्लस लैम्डा b। इसे हमने कह दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी इस राइट हैंड साइड का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। ये केवल और केवल ये जो बातें मैं बता रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए अप्लाइड हैं और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। और नंबर 4 की यदि प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो जब किसी वेक्टर में हमने देखा था जीरो नल वेक्टर को जब हमने ऐड किया था, तो उस वेक्टर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, उस वेक्टर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ना तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल रहा था, ना उस वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा था। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम अब सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना बेटा, अब हम सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लें कि कैसे दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, इसके लिए हम ट्राइंगल लॉ को ही फॉलो करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो वेक्टर्स को। तो देखिए कैसे करते हैं। इफ ए वेक्टर बी, एक वेक्टर है बी, इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए, यदि वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी बी माइनस ए निकालना है आपको, वेक्टर बी इज टू बी, सॉरी ए माइनस बी निकालना है,
वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर ए से, यानी ए माइनस बी निकालना है आपको। देन वी हैव टू रिवर्स और इन्वर्ट द वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर बी की डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है आपको। क्या बदलना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा डायरेक्शन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन डायरेक्शन को इन्वर्ट करके रिवर्स करके उसके बाद में आपको उस इन्वर्ट वेक्टर को ऐड करना है किसके साथ? ए के साथ। तो आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। जैसे ये दो वेक्टर हैं बेटा, ए और बी, ये दो वेक्टर हैं, मैं इनको ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वेक्टर बी का आप एक बना लीजिए कि वेक्टर बी का जो इन्वर्ट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन्वर्ट वेक्टर क्या होगा। तो जैसे ये आपको दे रखा है, ये वेक्टर ए दे रखा है, आपको ना तो मैग्नीट्यूड बदलना है ना ही डायरेक्शन बदलनी है, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी देखिए, अब ट्राइंगल लॉ से वेक्टर बी को तो मैं ऐसे रखूंगा वेक्टर बी को, इस तरीके से रखा जाएगा वेक्टर बी, ठीक है। लेकिन अब यदि इसका यहां रिजल्टेंट निकालोगे तो ये तो एडिशन दे देगा रिजल्टेंट, लेकिन हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बी का यहां पर इन्वर्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा, और बी का जो इन्वर्ट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन में अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना वेक्टर बी का है। तो ये जो ऊपर की तरफ मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है बेटा, ये तो वेक्टर ए का डायरेक्शन हो गया, समझ गए आप। ये तो वेक्टर ए का डायरेक्शन हो गया, और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी का इन्वर्ट वेक्टर यानी माइनस वेक्टर बी किस एंगल पर ड्रॉ किया जाएगा? 180 पर ड्रॉ किया जाएगा। कितने एंगल पर ड्रॉ किया जाएगा? 180 पर ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी में कितना एंगल होगा? 180 होगा। क्लियर है? 180 होगा, ये बात क्लियर होगी आपको। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये आपको सब्ट्रैक्शन दे देगा। यानी अब ये जो रिजल्टेंट है आर, ये किसके बराबर होगा? यदि लॉ ऑफ ट्राइंगल से आप देखें तो ये वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी आएगा, और ये ए प्लस माइनस वेक्टर बी क्या लिखा जा सकता है? ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो देखिए, वैसे हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स को, लेकिन हमारे पास सब्ट्रैक्शन निकल के आ रहा है, तो हमने इनडायरेक्ट वे निकाल लिया वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लिया। हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल का ही यहां पर यूज किया है बेटा। देखिए, दोबारा से देखिए, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों को एज इट इज रखा। यदि आप कहोगे कि सर ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो, ये रिजल्टेंट तो आपको इन दोनों का एडिशन दे देगा, लेकिन हमें क्या करना है? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए आपको बी का क्या करना पड़ेगा? इन्वर्ट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बी का इन्वर्ट वेक्टर कहाँ होगा? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री एंगल पर। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल देना है किसके लिए? इन्वर्ट वेक्टर के लिए। तो ये वेक्टर बी है, तो ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अब इन दोनों का, इस वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये वाला होगा एज पर लॉ ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो फाइनली क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यदि मैं a माइनस बी करने के बजाय b माइनस ए करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं बेटा? b माइनस ए करना चाहता हूं, तो देखिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। b माइनस ए करना है आपको, तो यहां से तो आपको रिजल्टेंट मिल गया a माइनस बी, आपको b माइनस ए करना है। तो देखिए, ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर a है, और ये आपका वेक्टर b था, ये आपका वेक्टर क्या था? v है, ये आपका वेक्टर b है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो देखो एडिशन आ गया, ये तो एडिशन आ गया। ये रिजल्टेंट यदि आप फाइंड आउट करोगे तो ये तो एडिशन मिल जाएगा आपको। ये क्या मिल जाएगा? एडिशन मिल जाएगा। तो अब क्या करें भाई? बी में से ए को, यानी ए का इन्वर्ट वेक्टर फाइंड आउट कर लें। तो ए का इन्वर्ट वेक्टर बेटा कहाँ होगा? ए का इन्वर्ट वेक्टर इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर ड्रॉ करूं, यदि ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का इन्वर्ट वेक्टर कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री एंगल पर होता है। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये ए का इन्वर्ट वेक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है, ए का इन्वर्ट वेक्टर निकाल लिया। अब मैं यदि जो आपका वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को मैं क्या करता हूं? इस वेक्टर बी को इस तरीके से प्लेस करना है बेटा कि वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए को ऐड करने से बी माइनस ए आ जाए। तो क्या करूंगा मैं फिर?
वेक्टर बी को जो है प्लेस करूंगा, कहाँ प्लेस करूंगा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, और ये टेल है वेक्टर ए का, तो मैं वेक्टर बी को इस तरीके से लिख सकता हूं ना बेटा, इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से बना सकता हूं। ये वेक्टर बी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। भाई मैंने ना तो डायरेक्शन बदला है, ना ही मैग्नीट्यूड बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, तो ये वेक्टर बी हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट, ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा आर, ये क्या आएगा, बी प्लस ए, तो बी प्लस माइनस ए, ये रिजल्टेंट आया, और बेसिकली ये वैल्यू कितना आ गया, बी माइनस ए। तो इस तरीके से बी में से ए को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है या नहीं, बी में से ए को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो ये ट्रिक आपको सीखनी है, बार बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की एडिशन की, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी होनी चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। देखिए जरा, ये a माइनस बी था और ये b माइनस ए है, तो क्या a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा, नहीं है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है फॉलो नहीं करता किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। तो यहां लिख सकते हो डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। कैसे कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है किसके, वेक्टर बी और वेक्टर ए के डिफरेंस के, ठीक है। वैसे ही ये ना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये ना किसको भी फॉलो नहीं करता। जब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ये लिखा, तो ये बराबर नहीं होगा किसके, यदि मैं अब ए और बी को एक साथ लिखूं एक ब्रैकेट में और यहां माइनस सी लिखूं, तो ये वैल्यूज बराबर नहीं आएंगी। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। कौन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तीसरा, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। कौन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी लेमडा, यदि आप लिखते हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये बराबर होगा लेमडा इंटू वेक्टर ए माइनस लेमडा इंटू वेक्टर बी, दोनों साइड बराबर आएंगी, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम एक छोटा सा प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है प्रश्न में, देखिए, टू फोर्सेज, 2 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, एंड -5 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ एक्ट ऑन ए पार्टिकल। दो फोर्सेज हैं जो किसी पार्टिकल पर एक्ट होते हैं। 2 न्यूटन लगता है वेस्ट में। देखिए सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान, जहां आप बैठे हो सिर की तरफ नॉर्थ, पैरों की तरफ साउथ, और जिस हाथ से आप लिख रहे हो वो राइट हैंड आपका ईस्ट, और यदि आप राइट हैंड से लिखते हो, और जो लेफ्ट हैंड है वो आपको वेस्ट का डायरेक्शन देगा। अब कह रहा है टू फोर्सेज 2 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का मतलब इस तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ईस्ट इस तरफ ही तो है, तो ये 2 न्यूटन फोर्स है। मान लीजिए ये मैं मान लेता हूं F1 का वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड -5 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ, और -5 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, साउथ की तरफ। -5 न्यूटन, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर 2 न्यूटन तो ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, और -5 न्यूटन लगा आपका साउथ की तरफ, तो इस तरफ आएगा ये वेक्टर, इसको मैं F2 मान लेता हूं, ठीक है। ये साउथ की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इनका, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, आप सिंपल सी बात है, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों का, जब ये कैसे कंपोनेंट है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है,
एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। अब जब 90 डिग्री एंगल पर ये एक दूसरे से हैं तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में कहीं होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स की यदि मैं बात करूं तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में इस पर होगा, पार्टिकल पर। 2 न्यूटन फोर्स तो आपका लग रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, और -5 न्यूटन लग रहा है किस तरफ, -5 न्यूटन लग रहा है साउथ की तरफ। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा F। क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते होंगे भाई। जब वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर हैं तो हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर। देखिए ये आपने पढ़ा था, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा रूट के अंदर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब R की जगह तो F ले लिया हमने, और P की जगह क्या ले लिया, F1 स्क्वायर ले लिया, Q की जगह क्या ले लिया, F2 स्क्वायर ले लिया, 2F1 F2, और cos 90 ले लिया। थीटा क्या है, 90, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब cos 90 तो 0 होता है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, सिंपली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म तो 0 हो गया। अब F1 का वैल्यू क्या है बेटा, F1 का वैल्यू 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस F2 का वैल्यू क्या है, -5 न्यूटन है तो -5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 + 25 यानी कितना वैल्यू आ गया, √29। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आपका आया वो रिजल्टेंट फोर्स √29 न्यूटन आ गया, √29 न्यूटन आ गया। अब 29 न्यूटन यानी आपका लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, सिंपल सी बात है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, यानी कैसे वेक्टर्स को हम तोड़ दें। अभी तक तो हम 2 वेक्टर्स को या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, अभी तो हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। अब लेकिन यदि एक रिजल्टेंट वेक्टर आपको दे रखा है और उसको आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो वो कहलाता है रेजोल्यूशन। यानी एक गिवन वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ना, स्प्लिट करना, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग मतलब बांटना, तोड़ना, ए सिंगल वेक्टर, किसी सिंगल वेक्टर को किसमें, इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में, इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, किस तरीके से तोड़ना, विच टूगेदर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जो कि एक साथ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, एज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर, जैसे कि सिंगल वेक्टर के द्वारा इंडिविजुअली इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, या अलोन, सिंगल वेक्टर कहो या अलोन, केवल एक वेक्टर के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आप कह रहे हो, उसको 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ना, इस तरीके से तोड़ना कि उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हों और वो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो कि सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो स्प्लिटेड वेक्टर्स होंगे बेटा, जो सिंगल वेक्टर को आपने 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट किया, तो जो स्प्लिटेड वेक्टर्स होंगे वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। किस वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे, सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है, साधारण सी भाषा में यदि हम बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी सिंगल वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ना, और 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में इस तरीके से तोड़ना कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, नंबर 1, और नंबर 2 वो जो स्प्लिटेड वेक्टर्स हैं जिनको आप कंपोनेंट ऑफ सिंगल वेक्टर भी कह रहे हो, वो कंपोनेंट या स्प्लिटेड वेक्टर्स वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जैसा कि इफेक्ट उस सिंगल वेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए जानते हैं, ये 2 वेक्टर हैं हमारे पास, अभी हम इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना है। मान लीजिए हमारा उद्देश्य इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो सिंपल हम लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये पहला वेक्टर ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, और ये दूसरा वेक्टर ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया,
तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपको क्या दे देगा, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन दे देगा। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ऐसा नहीं करना चाहते, अब हम ऐड नहीं करना चाहते। हमें ये वेक्टर दे रखा है, रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को ये देखिए, ये तो हो गया एडिशन, ये क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, ये तो एडिशन कह दिया, इसको क्या कह दिया, एडिशन कह दिया। लेकिन रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये आपको कोई सिंगल वेक्टर दे रखा है, मैं यहाँ नीचे बना देता हूं, ये आपको सिंगल वेक्टर दे रखा है, वेक्टर आर, ठीक है। अब इस वेक्टर आर को आप डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ रहे हो, यानी ये जो वेक्टर था सिंगल वेक्टर, वेक्टर आर, इसको आपने एक वेक्टर इस तरफ इसमें तोड़ दिया, वेक्टर ए में, और दूसरा वेक्टर आपने इस तरफ ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मान लीजिए वेक्टर बी, ठीक है। तो ये जो दो स्प्लिटेड वेक्टर ए और बी जो है आर के स्प्लिटेड वेक्टर हैं, आर के स्प्लिटेड वेक्टर है कौन, ए और बी, ठीक है। ये स्प्लिटेड वेक्टर जब पार्टिकल पर एक्ट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगे, तो वो वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जैसा इफेक्ट ये रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को, यानी ये सिंगल वेक्टर कहलाएगा, सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल वेक्टर्स में तोड़ना, अलग अलग डायरेक्शन में, देखिए ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ना, इसे क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या कहलाया बेटा, ये कहलाया रिजोल्यूशन। ऊपर तो हमने ऐड किया था, लेकिन ये क्या कर दिया हमने, रिजोल्यूशन कर दिया, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं रिजॉल्व करना। रिजोल्यूशन को रिजॉल्व भी कह सकते हैं, रिजॉल्व कर दिया हमने कंपोनेंट्स को, वेक्टर्स को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन क्या होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए देखिए प्लेन की बात हो रही है, अभी मैं प्लेन में बात कर रहा हूं। तो मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको समझना है बेटा ध्यान से, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, ठीक है, ये ओ मान लेता हूं इसको, और ओ से इस डायरेक्शन में ये मान लीजिए आपका एक्स डायरेक्शन है, और ये जो एक्सिस है ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये जो वेक्टर है ए, इसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। एक कंपोनेंट तो इधर एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको मैं ए एक्स कहूंगा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, जिसको मैं क्या कहूंगा, ए वाई कहूंगा, ठीक है। ये वेक्टर ए एक्स हो गया और ये वेक्टर ए वाई हो गया। तो मैंने वेक्टर ए को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, ए एक्स और ए वाई, और मैं ये मान लेता हूं कि जो ये वेक्टर ए है इस एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये भी मैं मान लेता हूं, ठीक है। जब ये वेक्टर ए जो कि रिजल्ट एक सिंगल वेक्टर है बेटा, ये इस सिंगल वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए वाई। अब आप जानते हो कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए एक्स वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है ए एक्स, ठीक है, ये ए एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स इंटू आई कैप के बराबर होगा। भाई एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, और आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से लिखा जाता है। तो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, ठीक है। वैसे ही ए वाई को क्या लिखा जाएगा बेटा, ए वाई को लिखा जाएगा ए वाई इंटू जे कैप लिखा जाएगा। भाई ए वाई तो हो गया वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड, और जे कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इस वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप सब जानते हैं जे कैप होता है, ठीक है। तो ये जो दो कंपोनेंट हमने लिखे थे वेक्टर ए के, दो कंपोनेंट में हमने वेक्टर ए को स्प्लिट किया, रिजॉल्व किया, जिसमें से एक ए एक्स है और एक ए वाई है, और ए एक्स और ए वाई को हमने इस तरीके से लिख दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए है बेटा, जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ये दो कंपोनेंट में जो रिजॉल्व किया मैंने, कैसे लिख सकता हूं, आप देखिए यहाँ पर रूल लगा सकते हो, आप यहाँ पर रूल लगा सकते हो। जैसे ये मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ये मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वेक्टर किसको बताएगा, ए वाई को बताएगा ना, ए वाई को बताएगा।
तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस ए वाई आ रहा है, ए एक्स प्लस ए वाई। अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करता हूं, इस ट्राइंगल का यूज करता हूं बेटा, तो ये जो वेक्टर है, एक ये तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और ये जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर क्या होगा, ए एक्स होगा, ये ए एक्स होगा, इसका इमेज ए एक्स हो गया, और इसका इमेज वेक्टर ये हो गया ए वाई। तो यदि नीचे वाला ट्राइंगल का यूज करता हूं तो ए का वैल्यू क्या आता है, वेक्टर ए का वैल्यू आ जाता है ए एक्स प्लस ए वाई, ये आ जाता है। और यदि ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करता हूं तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या आ जाता है, ए वाई प्लस ए एक्स। अब देखिए आप सब जानते हैं कि ए एक्स प्लस ए वाई ये जो एडिशन है वेक्टर एडिशन है, और एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ये वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए एक्स के बराबर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ट्राइंगल लॉ का अप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ए एक्स और ए वाई जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। तो देखिए ए एक्स और ए वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर हो, 90 डिग्री एंगल पर हो, तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ए एक्स और ए वाई के बीच यदि मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, कौन, ए एक्स एंड ए वाई। समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखिए ए एक्स की जगह तो मैंने लिख दिया वेक्टर ए एक्स की जगह ए एक्स इंटू आई कैप लिख दिया, और वेक्टर ए वाई की जगह ए वाई इंटू जे कैप लिख दिया, ठीक है। अब प्रश्न है कि ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड जो इस कंपोनेंट का, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी यदि ए है, यदि ये वाला वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा बेटा ए कॉस थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसको नहीं लिखेंगे हम, वेक्टर ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि ये एक वेक्टर है और इस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है, तो बीच में एंगल थीटा है, तो ध्यान रखना आप कॉस थीटा आ जाता है, ए कॉस थीटा। ये ए है और इस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में चाहिए तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। और इसको यदि आप लिखोगे तो ये देखिए, पहले इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मैं यदि ए वाई निकालना चाहता हूं तो ए वाई क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा या नहीं। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो आप जानते हो साइन थीटा होता है, तो ए वाई क्या आ गया, ए वाई आ गया ए साइन थीटा। और ये ए वाई क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ध्यान रखिएगा भाई, सिंपल सी बात है, इसको भी आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये यदि ए है और इस डायरेक्शन में निकालना है कंपोनेंट, तो बीच में एंगल थीटा है तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बीच में एंगल थीटा ना होकर के यदि ये परपेंडिकुलर ए एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो वो ए साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप है या नहीं, प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा इंटू जे कैप, क्लियर है। और ये वेक्टर ए आ गया। अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, ये होता है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपका मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे ये और लिख लो, हाँ यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसको आप क्या कह सकते हो, ए कॉस थीटा को आप क्या कह रहे हो, ए कॉस थीटा क्या है आपका, ए एक्स है, ए एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और ए साइन थीटा क्या था, ए वाई, तो ए वाई स्क्वायर, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना चाहते, आपको जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया है उस तरीके से करना चाहते हो। कैसे, फॉर्मूला क्या बताया है पहले, आपको एक फॉर्मूला बताया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का,
r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये बता रखा है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट जो है p की जगह क्या आ जाएगा ax और q की जगह क्या आ जाएगा a वाई। ठीक है, अब ax और a वाई कैसे हैं, रेक्टेंगुलर यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो सिंपली क्या आ जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर आ जाएगा, है या नहीं। इस फॉर्मूले से सीधे आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसी भी गिवन वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम लाइज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है जो प्लेन एक तरफ से ऊपर उठा हुआ हो और एक तरफ से, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला प्लेन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए ये इधर से ऊंचा उठा हुआ है, इधर से 0, और ये मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम लाइज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यहां रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास कितना है, यदि मैं मास की बात करूं तो इसका मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 4 किलोग्राम है, ठीक है, 4 किलोग्राम है, ठीक है। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मास है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट बराबर क्या होता है mg होता है, तो मास 4 है, g का वैल्यू आप जानते हो, अर्थ सरफेस पर बात हो रही है, ग्राउंड पर, तो 10 ले लेंगे, यानी वेट हो गया इसका 40 न्यूटन, वेट क्या हो गया 40 न्यूटन, ये बात आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ी हुई है कैसे मास को हम वेट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो इस वेट के कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करने हैं अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। तो वेट जो होगा बेटा इसका नीचे की तरफ लगेगा, ये वेट का डायरेक्शन हो गया। देखिए एक बात, ये वेट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, वेट का डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, और एक कंपोनेंट जो है आपका इस तरफ हो जाएगा या नहीं, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो डेफिनेटली जैसे ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया एक तरह से थीटा मान लीजिए आप, ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट mg cos थीटा, मैंने बता रखा है आपको, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। यानी आपको mg cos थीटा चाहिए और mg sin थीटा चाहिए। mg cos थीटा तो हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और mg sin थीटा हो गया आपका कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो mg sin थीटा कंपोनेंट, मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या है mg sin थीटा। चलिए इसको निकालें, mg की वैल्यू हमने निकाल ली 40 न्यूटन, mg कितना है 40 न्यूटन, तो ये 40, साइन थीटा कितना है, अब ये जो थीटा है ये वाला ही तो होगा भाई, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जितना चेंज आप इस एंगल में करोगे उतना ही चेंज ये इसमें होगा या नहीं होगा, इसमें भी चेंज उतना ही होगा जितना चेंज आप इस एंगल में करोगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी थीटा भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 आ जाएगा 30 आ जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है, और ये क्या आ गया 20 क्या न्यूटन आ गया, क्या आ गया 20 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये वेट का कंपोनेंट आ गया अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और यदि आप बात करोगे कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर यदि आपको कंपोनेंट चाहिए तो वो क्या है mg cos थीटा है, mg cos थीटा, तो mg की वैल्यू कितनी है 40, cos 30 कितना, थीटा कितना है 30, ठीक है, cos 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है,
cos 30 की वैल्यू याद होगी आपको। cos 30 की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करें तो sin 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो cos क्या आ जाएगा 1 √3/2, यानी √3/2 आएगी। कितनी आएगी √3/2, ठीक है। किसकी वैल्यू आएगी cos 30 की, √3/2। तो √3/2 √3/2 √3/2, तो ये कितना आ गया 20√3 न्यूटन, 20√3 न्यूटन आ गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया ये, क्या आया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमने निकाल लिया और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन निकाल लिया। अब देखिए इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की कुछ एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसका कहाँ कहाँ हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने होते हैं। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम करते हैं जब पैदल चलते हैं ना जमीन पर, जब जमीन पर हम वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं जमीन पर, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज की हम बात करेंगे यहाँ पर। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज मतलब जब आप चलते हो, ये पैर है आपका, जब चलते हो तो पैर पीछे से ऊपर उठता है और आगे से ये आप जमीन पर फोर्स लगाते हो। जमीन पर आप क्या लगाते हो फोर्स लगाते हो। कितना फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हो आप F, ठीक है। ये फोर्स लगा रहे हो, तभी तो ऐसे ही जब चलते हो तो जमीन पर फोर्स लगाते हो ना, आगे के हिस्से से, पैर के आगे वाले हिस्से से, फिंगर्स वाले हिस्से से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो, और जो ये आपकी एडी है ये ऊपर की तरफ उठती है। तो इस फोर्स को कोई बैलेंस करेगा ना, ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा इसका। एफ का क्या रिएक्शन हो जाएगा आर क्या हो जाएगा रिएक्शन, ग्राउंड रिएक्शन जिसको आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो इस आर को, ये आर हो गया आपका ग्राउंड रिएक्शन, ठीक है। और ये एफ क्या हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन फीट, पैर पर लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है। और रिएक्शन इतना हो गया ग्राउंड का रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। मान लीजिए इस डायरेक्शन के साथ ये जो फोर्स है, ये एफ जो फोर्स है, ये डायरेक्शन है और ये फोर्स एफ है, ये एंगल यदि थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये जो थीटा है ये एफ है, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा हो जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा या नहीं भाई। ये थीटा है और ये एफ है, तो ये एफ कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। वैसे ये आर है तो इस डायरेक्शन में कौन हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्या आर साइन थीटा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए जरा किसका क्या रोल है, आप किस फोर्स के कारण चल पा रहे हो, आप किस फोर्स के कारण आप चल पा रहे हो भाई, आप चल पा रहे हो आर कॉस थीटा के कारण। और ये फोर्स तो जो है आपको बैलेंस कर रहा है, ये तो वजन, आप ये कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में तो आपका वेट है, तो वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है। आर साइन थीटा तो वेट को बैलेंस कर रहा है। ये जो एफ साइन थीटा है ये क्या है वेट है, ये क्या है बेटा वेट है। इस तरफ वेट जाएगा ना, इस तरफ वेट जाएगा, तो ये तो वेट को बैलेंस कर रहा है कौन आर साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए ये जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा ये तो क्या कर रहा है बैलेंस करता है किसको, बैलेंस वेट, ठीक है, ऑफ पर्सन, व्यक्ति के वेट को बैलेंस कर रहा है आर साइन थीटा। लेकिन आर कॉस थीटा क्या कर रहा है, आर कॉस थीटा क्या कर रहा है, आर कॉस थीटा, इस आर कॉस थीटा के कारण व्यक्ति आगे बढ़ पा रहा है। तो आर कॉस थीटा क्या काम कर रहा है, आर कॉस थीटा काम कर रहा है इनेबल्स द पर्सन, हेल्प्स द पर्सन, या इनेबल कह दो आप, इनेबल्स पर्सन को चलने में मदद कर रहा है, टू मूव इन फॉरवर्ड
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इनेबल कर रहा है। कौन? आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा तो इनेबल कर रहा है चलने के लिए, और आर साइन थीटा क्या कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है। आर साइन थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरीके से आर को हमने रिजॉल्व कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके वजन को वेट बैलेंस कर रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या है? ये आपको चलने में मदद कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो है ये फ्रिक्शन आप कह सकते हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा जमीन और पैर के बीच में, जिस वजह से आप चल पा रहे हो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा के कारण ध्यान रखिए चल पा रहे हो, और आर साइन थीटा के कारण आपका वेट बैलेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसकी दूसरी जो एप्लीकेशन है इसकी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वो है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पुलिंग ऑफ ए लॉन का रोलर होता है ना बेटा, घास का जो मैदान होता है उसमें जो रोलर होता है, ट्रॉली एक पहिया होता है रोलर, जिससे घास की कटिंग भी करते हो हम, ग्रास कटर मशीन भी होती है, उसमें रोलर लगा रहता है। तो पुलिंग ऑफ ए लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इजी है, पुशिंग इजी है रोलर का। तो देखिए कैसा होता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये कोई एक रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, क्या है ये? रोलर, ठीक है, रोलर है। अब इसको मान लीजिए आप पुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। कितना फोर्स लगा के पुल कर रहे हो? मान लीजिए एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो? उसको पुल कर रहे हो, ठीक है, पुल किया आपने। अब देखो इस एफ को रिजॉल्व करो आप। देखिए इस डायरेक्शन में आप पुल कर रहे हो, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा जिसके कारण ये आगे बढ़ेगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और ये एफ जो पुलिंग फोर्स है वो है, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना? एफ साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये एफ साइन थीटा तो बैलेंस करेगा इसको, क्योंकि इसका कुछ वेट होगा रोलर का। तो देखिए एम जी से बैलेंस हो गया। क्लियर है या नहीं? यानी इसका जो वेट का इफेक्ट है वो एफ साइन थीटा इसको खत्म कर रहा है। यानी जो इस रोलर का जो अपेरेंट वेट आएगा, अपेरेंट वेट ऑफ रोलर यदि हम निकालें इस कंडीशन में कि वास्तव में इसका वेट हमें कितना प्रभावी होगा, अपेरेंट वेट ऑफ रोलर, तो ये कितना हो जाएगा? वेट जो है रोलर का वो एम जी था, उसमें से कितना माइनस करोगे? एफ साइन थीटा। यानी वेट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वेट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इट रिड्यूसेज। वेट क्या हो गया बेटा? अपेरेंट वेट रिड्यूस हो गया। वेट रिड्यूस हो गया, ठीक है, अपेरेंट वेट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, क्योंकि एफ साइन थीटा उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो ये एफ कॉस थीटा जो है पुल करने में हेल्प कर रहा है। तो ये पुलिंग इजी हो जाएगा क्योंकि वेट कम हो गया। पुलिंग क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा क्योंकि वेट कम हो गया। लेकिन यदि आप पुश करते हो, यदि रोलर को पुश करोगे, ये मान लीजिए रोलर था आपका, ठीक है, ये रोलर था, और इसको आप पुश करते हो। अब पुश करते हो तो इधर से पुश कर रहे हो, तो पुश करने के लिए फोर्स ऐसे लगाया आपने, ठीक है भाई, ये ग्राउंड है, ठीक है, जैसे इसमें ये ग्राउंड था, वैसे ही पुश करने के लिए ये एफ क्या हो गया? पुश हो गया, पुशिंग फोर्स हो गया, पुश कर रहे हो आप। अब पुश कर रहे हो तो रोलर जब इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और ये एंगल के ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? एफ साइन थीटा। अब देखिए जरा, जिस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा है उसी डायरेक्शन में तो वेट है, रोलर का वेट भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो जो अपेरेंट वेट होगा रोलर का इस केस में, अपेरेंट वेट ऑफ रोलर इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? अपेरेंट वेट जो होगा रोलर का वो एम जी प्लस में एफ साइन थीटा। अब प्लस में एफ साइन थीटा है, इसका मतलब अपेरेंट वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। और जब वेट बढ़ जाएगा, अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली इसको पुश करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पुशिंग डिफिकल्ट हो गया और पुलिंग इजी हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों डायग्राम बना देना और जो मैंने बोला है वो लिख देना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी तक तो हमने बात की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया वेक्टर्स को, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया,
एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब हम इसे रिजॉल्व करना चाहेंगे कंपोनेंट्स को किन किन डायरेक्शंस में, 3 डायरेक्शंस में, 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं। और 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए, 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए मैं एक सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लीजिए 3 एक्सिस का एक सिस्टम है। ये लीजिए, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब मान लीजिए ये एक वेक्टर है। ये क्या है बेटा? एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर में मान रहा हूं। ये दिस इज द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए मान लेता हूं। ये वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए है। क्लियर? वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो मैं मान लेता हूं अल्फा है। वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो मैं मान लेता हूं बीटा है। वेक्टर ए का जो जेड एक्सिस के साथ एंगल है वो मैं मान लेता हूं गामा है। ये गामा कहते हैं इसको बेटा, आर नहीं है, गामा है। ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। और ये बीटा है, बी नहीं है। ये क्या है? बीटा। ये वाली लाइन बड़ी होती है। ठीक है, ये अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा तो एंगल हो गया वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल हो गया वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल हो गया वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ। अब मुझे इस वेक्टर ए को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा वो ए एक्स होगा। ठीक है, ए एक्स वेक्टर होगा। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वेक्टर ए का, वो ए वाई होगा। ठीक है या नहीं? और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ए जेड होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। अब यहां पर वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? वेक्टर ए को अब यहां पर क्या लिखा जा सकता है? जैसे मैंने 2 कंपोनेंट जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, तो वैसे ही यहां पर यदि हम बात करें इनको हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर वेक्टर ए को क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड लिखा जाएगा। ठीक है या नहीं? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई और प्लस वेक्टर ए जेड। ठीक है, ये लिखा जाएगा। किसको? वेक्टर ए को। वेक्टर ए को लिखा जाएगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो वेक्टर ए है ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, और ये तीसरा वेक्टर है ए जेड। अब ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में आपको पता है आई कैप इज यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में आपको पता है जे कैप इज यूनिट वेक्टर, जे कैप। ठीक है, जेड डायरेक्शन में आपको पता है के कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर ए एक्स को क्या लिखेंगे ये भी आपको पता होगा, ए एक्स आई कैप। वेक्टर ए वाई को क्या लिखेंगे? ए वाई जे कैप। वेक्टर ए जेड को क्या लिखेंगे? ए जेड के कैप। है या नहीं? अब ए एक्स क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड यदि हम बात करें तो वेक्टर ए एक्स किसके बराबर होगा? भाई ये ए है तो वेक्टर ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए एक्स जो होगा वो ए कॉस अल्फा। भाई ये अल्फा है और ये ए है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर ए वाई की बात करूं तो वेक्टर ए वाई क्या होगा? यदि ये ए वाई है और ये ए है और ये इन दोनों के बीच का एंगल बीटा है तो ए वाई क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा। क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? वैसे ही यदि मैं ए जेड की बात करूं, ए जेड क्या होगा? ए जेड यदि ए है और ये ए जेड है और दोनों के बीच का एंगल गामा है तो ये ए कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ध्यान रखिएगा, इसका जो रिजल्टेंट हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है बात, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ए एक्स, ए वाई, ए जेड की वैल्यू हमने ये निकाल ली। ठीक है, ये वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक सवाल, मैं छोटा सा सवाल ले लेता हूं इसके ऊपर, और वो सवाल क्या है देखिए यहीं बता देता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर है, एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर टी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी।
अब आपसे कहा कि इसका t का x कंपोनेंट बताइए, y कंपोनेंट बताइए और z कंपोनेंट बताइए। तो x कंपोनेंट क्या होगा, tx। क्या होगा, tx। t की जगह tx आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, ax, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, bx, और c की जगह क्या आ जाएगा, cx। x कंपोनेंट आ गया t का। y कंपोनेंट निकालना है तो a की जगह ay प्लस b y कंपोनेंट माइनस c का z कंपोनेंट। ऐसे ही t z निकालना है तो a z प्लस बी जेड माइनस सी, ये y है बेटा, ये y है, और माइनस सी जेड। तो इस तरीके से हम x, y और z कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको लिखना आना चाहिए। चलिए इसके बाद में अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो हमने बात की थी, प्रोडक्ट तीन टाइप से। एक बात तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, रियल नंबर। जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी रियल नंबर से, जैसे कि कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए है, और इसको जब हम रियल नंबर लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेमडा इंटू ए टाइम्स हो जाता है। यानी ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इफ मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड मैग्नीट्यूड चेंजेज, मैग्नीट्यूड बदल जाता है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव रियल नंबर के बजाय इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, यदि ये वेक्टर ए है और इसको मैं माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गया। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंजेज इफ मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेज। तो ऊपर तो केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा था, डायरेक्शन नहीं बदल रही थी जब पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन जब नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदला, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल गई। ठीक है, तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है और डायरेक्शन भी बदल जाती है। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, देखिए इसमें यूनिट में चेंज नहीं आ रहा है, जो यूनिट इस वेक्टर की होगी ना वही यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट डज नॉट चेंज, यानी जो भी ये वेक्टर की यूनिट होगी वही यूनिट रहने वाली है। यूनिट डज नॉट चेंज, यूनिट डज नॉट चेंज। ठीक है, यूनिट डज नॉट चेंज, यूनिट नहीं बदलती है इसमें। इसमें जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर को, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो जब स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी कोई आप ले सकते हो, जैसे अभी एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। तो देखिए जैसे आप फोर्स ले लीजिए, इसको फोर्स कह दो। ठीक है, इसको फोर्स कह दो, इसको फोर्स कह दो, और इसको स्केलर क्वांटिटी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब जो है फिजिकल क्वांटिटी फोर्स नहीं रहेगी, अब ये क्या बन गई, इम्पल्स बन गई। तो जैसे ही टाइम से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इम्पल्स बन गई, इम्पल्स बन गई। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स बन जाता है। अब इसका यूनिट भी तो बदल जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड हो गया। और जब ये केवल फोर्स था तो इसका यूनिट क्या था, न्यूटन था। यूनिट क्या था, न्यूटन था। यानी जब स्केलर से मल्टीप्लाई कर, वैसे टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक है, एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। और क्या बदल रहा है, यूनिट ऑल्सो चेंजेस, यूनिट ऑल्सो चेंजेस, चेंजेस एज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज्ड। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बदल गया। पहले क्या था, फोर्स था फिजिकल क्वांटिटी। जब हमने स्केलर टाइम से, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, इम्पल्स बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलर से मल्टीप्लाई करने से यूनिट बदल जाता है, मैग्नीट्यूड बदल जाता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलती। जबकि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदल जाती है, लेकिन यूनिट नहीं बदलती। और यहाँ पर यूनिट बदल जा रही है स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर। तीसरा जो टाइप है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, जब एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज मैंने जो आपको बताया इस लेक्चर में, उसको आप रिवाइज कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।